जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा और आप इससे कई सारे क्वेश्चंस को बनाना सीख जाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली हमें जो पढ़ना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए एंड साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू चार्ट है वो भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चार्ट की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखें, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना हमें याद होना चाहिए। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। लीजिए हाँ सर, ओके, समझ गए। साइन 0 की 0, साइन 30 की बेटा 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये तो हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ठीक, इसके बाद फिर कॉस की अगर हम बात करें, तो कॉस में अब उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दो। आपको सिर्फ यही याद करना, सिर्फ एक याद करना है, बाकी पूरा चार्ट आपको बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 0 की जो साइन 90 की है वो कॉस 0 की हो जाएगी, यानी कि 1। देन √3/2, उल्टी चल रही गंगा। ठीक है, अब यहाँ से 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो हाँ सर, ये तो आसान था। ठीक है, अब देखिए जो tan होता है, tan ये साइन अपॉन कॉस होता है। साइन और कॉस का रेशियो जो होता है उसको हम tan कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम tan की बात करें तो यहाँ पे 0 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 0 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो कंडीशन 0 आएगा, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 हो गई। फिर तो यहाँ पे 30 की बात करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया। 45 की अगर हम बात करें, √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, 1/1 यानी 1। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3। और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड एंड इनफिनाइट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से उल्टी गंगा यहाँ से बात होती है, इनफाइनाइट √3, 1/√3 एंड देन 0। क्लियर? समझ गए? अब देखिए tan कॉट हो गया। और सेक की अगर हम बात करें, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली खाली tan और sin cos की वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो सेक की अगर हम बात करें तो सेक आपका हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल, तो यहाँ 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा एंड ये 2/1 हो जाएगा एंड 0/1 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ गए? ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कॉसेक की बात करें, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कर दूं या फिर सेक का ही मैं उल्टी गंगा बहा दूं सेक से तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट 2, देन √2, देन 2/√3 एंड देन 1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वैल्यूज बनेंगी हमारी, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल में हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? किस वैल्यू चार्ट का सबसे ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं? साइन cos tan, मोस्टली tan और cot। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हम tan और cot के बारे में बात करेंगे। ये वैल्यू चार्ट आप कॉपी में बना लें, अभी तुरंत बना लें। ठीक है, बन गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जरा ये देखिए, जब हाइट एंड डिस्टेंस में हम पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है। ठीक है, कोई बिल्डिंग या कोई शॉप या कोई पोल, मान लेता हूँ ये कोई पोल है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? h है। ठीक है, और इसका ये टॉप है और इसको हम बोलते हैं फुट।
ठीक है, टॉप यानी कि शिखर और फुट मतलब होता है पाद। अरे ना ना ये वो नहीं है, पाद मतलब फुट को कहते हैं। क्या सोच लेते हो भाई, ठीक है, ये बोल दिया हुआ है जिसकी हाइट h है। अब मैंने मान लिया इस फुट से, इस पाद बिंदु से किसी x मीटर की दूरी पर, ठीक है, या x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर मैंने खड़ा कर दिया तुमको, ठीक है, तुम खड़े होने में माहिर हो, ठीक है। अब यहाँ से तुमने अपनी आंखों से ऊपर देखना शुरू किया, तो वहाँ से देखा मैंने। अब ऊपर जब तुमने देखा बेटा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर देखती है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ही होता है ऊपर जाना, ठीक है। एलिवेशन मतलब होता है ढलान जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, ठीक है। और मान लीजिए अब किसी बंदे को ऊपर बैठा दिया आपने, ये मेरी छत है, ठीक है, ये मेरी छत है यहाँ पर। अब इस छत पे सुंदर सुकुमारी को कन्या खड़ी तुम्हारे, है ना, कह दो हो क्या बात है सर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम जा रहे हो घूमने टहलने के लिए, जाते हो ना घूमने टहलने के लिए, अगर तुम जा रहे होगे और ऊपर से अगर ये कन्या तुम्हें देख रही है, ये सुंदर सुकुमारी कन्या तुम्हें ऊपर से देख रही है, ठीक है। अभी भी तुम x डिस्टेंस की दूरी पर हो और ये कन्या जो है वो h पर है, और तुम यहाँ खड़े हो अपने मजे में, ठीक है, खड़े रहो। अब इसने तुम्हें देखा, जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे देख रही होगी, तब यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लड़की तुम्हें देख रही है और तुम इसके देखने से डिप्रेशन में चले जाओगे, समझ रहे हो बात को। पढ़ाई करते समय तो डिप्रेशन में नहीं जाते हो, लेकिन अगर ये कन्या तुम्हें देख लेगी तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, इसलिए इससे बच के रहना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए। डिप्रेशन मतलब होता है नीचे जाना है, ठीक है। ज़्यादा गहराई में मत जाओ, डिप्रेशन मत जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हिंदी में पूछे, इसको हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है, याद रहेगा। अब बेसिकली अगर हम बात कर लें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात उनका यूज किया जाता है, तो ज़्यादातर अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए मुझे इसकी दूरी और इसकी ऊंचाई h के संबंध में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है, इसकी रिस्पेक्ट में लेना है, तब इन दोनों में मैं क्या ले सकता हूँ? अगर सर मैं tan ले सकता हूँ, तो tan थीटा बेटा क्या होता है? h अपॉन x, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो बेस होता है जिस पर एंगल बन रहा होता है बेस होता है, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा h अपॉन x। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ओके ना। अगर हम यहाँ पे कॉट ले लें तो भी हम गलती नहीं करेंगे, हम चाहे तो कॉट भी ले सकते हैं x अपॉन h। पूरा बेसिस समझा रहा हूँ बेटा, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको आता है वो थोड़ा पेशेंस रखें। अभी हम लेवल बढ़ेंगे, ठीक है, अभी लेवल बढ़ेंगे, अभी सारे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ, tan थीटा ले सकते हैं, cot थीटा ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे वही केस होगा, tan थीटा ले सकते हैं और cot थीटा रखेंगे। याद रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है पैरेलल होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल होता है, ये वाली लाइन पैरेलल होगी, और अगर पैरेलल होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। याद रहेगा, एकांतर अंतःकोण से, ये याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू
एंगल ऑफ डिप्रेशन, याद रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर रहेगा। कारण एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। अब एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया बेटा, समझ में आ गई बात। यहाँ पे जो थीटा होगा ये बराबर रहेगा इसके, यहाँ पे भी, ठीक है, जो थीटा बनेगा, ओके। अब देखिए tan और cot ले लिया। अब इसके बाद हम अगर बात कर लें, मान लीजिए कि नैन मटक्का करते करते ये लोगों ने आपस में एक रस्सी बांध ली, चल रहा है ना, ठीक है, नैन मटक्का करते करते लोगों ने आपस में निगाहों की रस्सी बांध ली। अब निगाहों की रस्सी देखो कैसे बंधेगी, मान लेते हैं अब निगाहों की रस्सी छोड़ देते हैं, पतंग उड़ाना। चलो यहाँ पे मंगू लाल खड़ा है और अपने हाथों में इसने पतंग पकड़ रखी है, चरखा और ये पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, ये पतंग उड़ा रहा है ऐसे। अब पतंग जो है मैंने लेट कर लिया, पतंग जो है वो h हाइट पर उड़ रही है बेटा, h हाइट पर उड़ रही है और इसकी स्ट्रिंग की लंबाई, धागे की लंबाई, रस्सी की लंबाई जो है जिससे पतंग उड़ा रहा है वो L है, ठीक है, धागे की लंबाई कितनी बाबू L है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन पे उड़ा रहा है थीटा डिग्री, ठीक है। तब इसकी रस्सी की लंबाई और परपेंडिकुलर हाइट की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हम साइन का यूज करते हैं, याद रखना, साइन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है बात, आई होप समझ में आ रही होगी अच्छे से। और साइन के साथ साथ हम कॉसेक भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन जो होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो L अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर भी हम ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल नाउ। अब अगर हम बात करें, ये बुड़बक इंसान इस ऊंचाई दूरी पतंग से x मीटर की डिस्टेंस पे है, कितने पर है बेटा, x पर है, मैंने मान लिया ये x मीटर की डिस्टेंस पे है। अब अगर हमें डिस्कस करना हो कि L/x दिया हो और h और x का रिलेशन होगा तो tan और cot लगा लेंगे, L और h का रिलेशन होगा तो sin और cosec लगा देंगे, लेकिन अगर L और x का रिलेशन होगा तब हम cos लगाएंगे, cos, याद रहेगा। तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि x अपॉन L। और अगर इसी का उल्टा लिखना चाहूँ तो cos का उल्टा मैंने क्या बताया था, cos का उल्टा कौन होता है, sec होता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन x। समझ गए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे लिखना है ये भी आप समझ गए हाइट एंड डिस्टेंस में, और एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बारे में जान गए, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रफ करें और हम लोग बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं इसका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, देन हाउ मच द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इन सन टू इट्स हाइट। चलिए भाई एक टॉपिक आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपका सन है, ठीक है, सन होगा तो सन की रेज ऐसे जाएगी तो वहाँ से जाएंगी, ठीक है, ये गया। अब इसकी कुछ लेंथ होगी शैडो की, होगा ना। अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है बेटा, 45 डिग्री दी गई है, ठीक। तो मैंने हाइट क्या मान लिया है h, और शैडो की लेंथ क्या मान ली है x, ठीक है। लेट हाइट ऑफ पोल या फिर टावर, हाइट ऑफ टावर d h यूनिट एंड लेंथ ऑफ शैडो b x यूनिट, ठीक है। मैंने इसको x मान लिया, इसको h मान लिया। देन
और यू नो दैट कि जो हाइट होगी, हाइट हमेशा बेस से परपेंडिकुलर होगी बेटा, ये याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल के ही ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर ही बनाया गया है हाइट डिस्टेंस, तो ये 90 डिग्री होगा हमेशा, हाइट यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। देन इस ट्रायंगल में अगर मैं अप्लाई कर दूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अंडरस्टैंड। अभी भी पढ़ाया था ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, h/x होती है। देन tan थीटा में tan की वैल्यू बाबू कितनी रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी लिखी हुई है हमें 45 इज इक्वल टू h/x। अब जो चार्ट लिख रहा है तो चार्ट में देखो tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इज इक्वल टू h/x, और x बन जा कितना हो गया, x इज इक्वल टू h। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, h के बराबर आएगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, क्या निष्कर्ष मिला, निष्कर्ष ये मिला कि जब थीटा 45 डिग्री होगा तब परपेंडिकुलर की लेंथ उसकी बेस के लेंथ के बराबर हो जाएगी, यानी हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द बेस, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द शैडो, ठीक है। हेंस height of tower is equal to the length of shadow, ठीक है, length of shadow, गंदा हो जाता है, length of shadow। I hope you understand it, समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेंथ कैसी होगी, शैडो की हाइट के इक्वल होगी। अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर अब करते हैं। हाँ तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कि हवा से पहले इतना पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक ट्री था, ये ट्री की हाइट है, ठीक है भाई, हम लोग मैथ्स वाले हैं, हम कोई भी लाइन खींच के पेड़ मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों सर जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लिया ये ट्री है और इसकी टोटल हाइट अभी हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा और बड़ा बना दें क्या, तो हाँ सर पेड़ इतना छोटा थोड़ी ना होता। लो अब ठीक है, अब तो मानते हो ये पेड़, ठीक है, मान लो भाई ये पेड़ है, हमने पेड़ मान लिया। अब हवा चली, ये टूटा बहुत तेज, ठीक है, स्टॉर्म चली, हवा चली और ये टूट गया, और ये हिस्सा मान लेता हूँ यहाँ से टूटा, और ये हिस्सा बेंट होकर कहाँ गिरेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये ले डाउन कर जाएगा ना, गिर जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया ये यहाँ गिरा, और हॉरिजॉन्टल से ये ब्रोकन पार्ट जो है यहाँ से टूट गया था, मैंने मान लिया, और यहाँ से टूटा, ये पार्ट आएगा यहाँ पर, यही तो पार्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो यहाँ से टूटा था ये h1 हाइट थी, ठीक है, और ये वाली जहाँ से ग्राउंड से ऊपर जो लेवल पे टूटा था ये h2 हाइट थी। अंडरस्टैंड, समझ में आया। और ये सारी यूनिट्स जो मैं ले रहा हूँ ये मीटर में है, ठीक है। h2 से ग्राउंड से h2 हाइट से ब्रेक हुआ, और ब्रोकन पार्ट जो है वो h1 हाइट का है, ये टूट कर यहाँ आ गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना इसके टॉप से इस ग्राउंड से, ठीक है, टॉप टू ग्राउंड से एंगल जो बनेगा एलिवेशन वो कितना दिया है मुझे 30 डिग्री। अब तक इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वर द टॉप टचेस एट द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ये टॉप जहाँ पर टच हो रहा है इस फुट और इस टॉप के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। समझ में आ गई बात, ये कितनी है 8 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि वी नीड टू फाइंड h1 प्लस h2, हमें टोटल हाइट निकालनी है h, ठीक है। मैंने मान लिया कि टोटल हाइट जो है वो h है और उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि कितनी होगी। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात। अब इसका नामकरण कर दो भाई, इसका जन्म हुआ है तो इसका नामकरण भी कर दूँ। नामकरण करते हैं हम A B C और ये पॉइंट ले लेते हैं D। चलो इसको रहने दो, C से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये A पॉइंट और AC जो है, अब यहाँ पे देखें डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है।
ठीक है, लेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर, ओके, इज h मीटर, एंड द broken part and the broken part of the tree is h1 meter, and remaining part is h2 मीटर। समझ गए? ये वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है वो h2 है और जो ब्रोकन पार्ट है वो h1 है। अच्छा, मुझे दिमाग लगाकर ये बताओ बेटा कि अगर ये पार्ट नीचे गिरेगा तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो हाइट होगी, ये भी तो h1 ही होगी। कह दो हाँ सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी ना, h1 ही हाइट होगी, क्योंकि सर यही पार्ट तो यहाँ आकर टच हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि ये पेड़ छोटा हो गया होगा कट के या फिर बड़ा हो गया होगा। ये जो हाइट यहाँ से ब्रेक हुई है वही यहाँ पे आएगी, तो h1 हाइट यहाँ भी रहेगी। सो ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम अब लिखेंगे नाउ कंस्ट्रक्टेड डायग्राम, इसमें देखेंगे नाउ फ्रॉम द डायग्राम we observed that AC is equal to h1, AB is equal to 8 meter, and BC is equal to h2 मीटर। ठीक है, ये h1 मीटर है, ये भी मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बेस पर 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें sin 30 लगा दें तो ये h1 और h2 का रिलेशन मिलेगा, लेकिन हमें लगाना है अभी tan लगा देते हैं। ठीक है, नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h2 अपॉन 8 मीटर। भाई अभी बताया था कि tan का रिलेशन किससे होता है, परपेंडिकुलर और बेस से होता है। कह दो हाँ सर याद आ गया। तो tan थीटा अगर इतना होता है मेरे लाल, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर रखोगे तो tan 30 डिग्री की वैल्यू बाबू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 देन h2 अपॉन 8। देन यू गॉटन डैट कि h2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8/√3 मीटर। ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट करना है तो कॉन्जुगेट कर दो, वरना ऐसे रहना है। तो ठीक है, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि वी नीड टू फाइंड कैपिटल H, हमें टोटल हाइट निकालनी है। ठीक है, एंड ऑल्सो tan ले लिया बेटा, इसका रिलेशन मिल गया। अब मैं cos ले लेता हूँ। cos में बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन होता है, एंड cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू h1 है, कर्ण की वैल्यू h1 है। इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार, याद रखना। ठीक है, 8/h1। देन यहाँ से अगर हम cos 30 की वैल्यू रखें, देंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/h1। देन वी गेट h1 इज इक्वल टू 16/√3। भाई ये 2 उधर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 2 16, h1 ऊपर गया और √3 नीचे चला गया। तो h1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8/16 हाँ, तो h1 की वैल्यू कितनी हो गई थी, 16/√3। अब हमें फाइंड करना है टोटल h की वैल्यू, कैपिटल H की वैल्यू। तो कैपिटल H की वैल्यू बेटा क्या है, कैपिटल H की वैल्यू है सर h1 प्लस h2। देन h की वैल्यू रख देंगे, h1 की वैल्यू रख दीजिए 16/√3 एंड h2 की वैल्यू रख दीजिए 8/√3। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डायरेक्टली ऐड कर दो 16 प्लस 8/√3। देन 16 और 8 कितना होता है बाबू, 24/√3। अब इसको बेटा कॉन्जुगेट कर दो, √3 से कॉन्जुगेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे √3 से, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में √3 को √3 से करेंगे बाबू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। देन h की ये फाइनल वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर।
देखो आप यहाँ पे भी आंसर को ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना कि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। कितनी होती है बेटा? 1.732 आ रहा है, दिखाई दे रहा है ये 1.732, ठीक है। अब अगर 1.732 यहाँ पे रख देते हैं, देन h की वैल्यू हम चाहें तो 8 × 1.732 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ से आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 125, 8 7 जा 56, 56 and 2 58 and 8 1 जा 8 5 13, then you got 13.856 मीटर एज अ फाइनल आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में। सोच लेना, समझ लेना, अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें, ठीक है। हाँ तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी देखते हुए हमारा लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, उसको देखते हुए हम लोगों को सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, जैसे कि हमें गिवन है कि कोई स्ट्रिंग से बंधी हुई कोई काइट है, उसको उड़ाया जा रहा है, वो ग्राउंड से कितने मीटर अबव है बेटा? 60 मीटर अबव है। हाइट कितनी है? 60 मीटर। ये पतंग उड़ रही है, ये उड़ रही है पतंग। उड़ाए तो हो गए ही, हमने नहीं उड़ाई, हमसे मत कहना, ठीक है। अब ये पतंग उड़ रही है और इसको किसी ग्राउंड से टाइट करके बांध दिया गया है, ठीक है। और ये एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन लंबे होते हैं, ठीक है। 60 मीटर की हाइट पर ग्राउंड से उड़ाया जा रहा है, अटैच टू द काइट एंड टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट। इस पॉइंट पे मैंने मान लिया इसको टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। स्ट्रिंग मतलब होता है धागा भैया, ठीक है, जिससे पतंग उड़ाते हो। और स्लैक ये मानकर कि यहाँ पर कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक मतलब होता है जब आप पतंग उड़ाते हो तो आप पतंग ऐसे नहीं उड़ाते हो, आपकी डोर ऐसे जाती है। नोटिस किया होगा, आपकी डोर ऐसे जाती है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे डोर को ना मानकर स्ट्रेट मानिए, टाइट मानिए। इसलिए यहाँ पे कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी स्लैक नहीं है, कोई भी लचीलापन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है बाबू, ये L निकालना है, ठीक है। हमने इसका नामकरण कर दिया, ABC, नामकरण कर दिया ABC, ठीक है। अब ABC में एंगल जो BAC बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है, तो हमें निकालना है। अब तो कुछ बचा ही नहीं गया, तो सर ये तो हो गया। आपने पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसका रिलेशन रखते हैं? साइन में रिलेशन रखते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमें लिखना है वो लिख लो भाई। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी L मीटर, ठीक है। एंड गिवन है हाइट ऑफ द काइट above the ground is 60 मीटर, ठीक है। एंड इंक्लिनेशन कितना गिवन है? एंड इंक्लिनेशन बाबू होता है उन्नयन कोण, ठीक है। इंक्लिनेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। इंक्लिनेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ABC देयर इज, हमें पता है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड हियर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हम लिख सकते हैं। देन इसके बाद ABC ट्रायंगल में हम लगा देंगे साइन थीटा बाबू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? कह दो सर 60 दी गई है, ठीक है।
और BC परपेंडिकुलर यानी कि लंब का मान कितना दिया गया है 60 दिया गया है। AC की वैल्यू कितनी दी गई है, लेंथ हमने मान रखी है इसकी L है, स्ट्रिंग की लंबाई हमें ये निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। चार्ट में जाके देख लो, अभी चार्ट बनवाया था ना, देखो जाके √3/2 इज इक्वल टू 60/L। अब L को यहाँ पे रखो इज इक्वल टू 60 × 2 अपॉन में √3। समझ में आ गई होगी बात ये। अब यहाँ से अगर इसको √3 से कॉन्जुगेट कर दें, √3 से कॉन्जुगेट कर दें, देन हमें मिल जाएगा L इज इक्वल टू 60 × 2 × √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 20 = 60, यानी कि ये 3 2 = 6 हो जाएगा, 3 20 = 60। देन 20 × 2 × √3 हमें मिल जाएगा 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। कितनी होती है 1.732। तो अगर यहाँ पे हम रख दें 40 देन मल्टीप्लाई 1.732 तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 4 2 = 8, देन 4 3 = 12, देन 4 7 = 28, 1 ऐड कर देंगे 29, 4 1 = 4 2 6। एक ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट के बाद, यानी कि 69.280 मीटर, 69.280 मीटर। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लंबाई आ गई बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया समझ में आ गया। देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई गलती हमें नहीं लग रहा हुई है। √3/2 हो गई, 60/L हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 × 2 120, 120/3 कर देंगे तो 40 आ गया, 40√3, 40√3 डैट मीन्स 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही है, वेरीफाइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लो। देखो भाई ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपको आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो भी हम तैयार हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमें सीखने को मिल गया। ठीक है, अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा होगा तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में भी कवर कर लेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. भाई सुनिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो किसी 30 मीटर लंबी या ऊंची इमारत के कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। अगर उसकी आंख से बिल्डिंग के शिखर यानी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है कुछ दूरी चलने पर, बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी चलने पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है तो बताइए वो कितनी दूरी चला, बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चला। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका। कितने ग्राम बनाएंगे? 2.5 ग्राम बनाएंगे, 2.5 ग्राम नहीं डायग्राम बनाएंगे। चलिए भाई, सबसे पहले मैंने मान लिया ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है, बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। अब यहाँ से कुछ दूरी पर, मैंने मान लिया ये कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी पर ये एक लड़का खड़ा है। ठीक है, इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। ठीक, और इसकी आंख तो ऊपर होगी ना, आंख तो घुटनों में होगी नहीं, अकल तो होगी नहीं, घुटने में तो अकल होती। चलो ठीक है, इसकी आंख से आई से ये टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इनिशियली अभी कितना बन रहा है? ठीक है, बताता हूँ ऐसा क्यों किया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है ना, इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बाबू? पहले कितना है 30, पहले कितना है 30। अब माना ये कुछ दूरी चला, थोड़ी डिस्टेंस चली इसने,
और कुछ दूरी चलने के बाद ये किसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। मैं मान लेता हूँ कुछ दूरी चलने पर ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब जब यहाँ पहुंच जाएगा तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कितना होगा बेटा, 60 डिग्री हो गया, बढ़ गया। दिखाई दे रहा है? अब जरा इसका नामकरण कर दो, इसका नामकरण कर दो, ठीक है। नामकरण करेंगे तो हमने ये ले लिया ए बी, जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, सारा नामकरण हो गया। तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी नाम ले लो, थीटा बीटा छीटा कुछ भी ले लेना, थीटा मत लेना यार, वो एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है ना, ए जी और ये जो बी एफ है ये वैल्यू बराबर रहेगी। ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगी। लड़का तो छोटा बड़ा हो नहीं रहा है, लड़के की लंबाई तो उतनी ही है जितनी थी, तो यहाँ पे भी उतनी ही होगी जितनी है, ठीक है, 1.5 मीटर। मत गंदा हो, 1.5 मीटर, ठीक है। अच्छा ये बताओ बाबू, पूरी 30 है? कह दो हाँ सर पूरी 30 है। अगर पूरी 30 है और यहाँ तक 1.5 है तो यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी होगी? कह दो सर 28.5 मीटर होगी कि नहीं होगी? 28.5 मीटर होगी कि नहीं होगी? 28.5 मीटर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों को ऐड करो 30 आएगा, ठीक है सर, ओके समझ गया। आगे चलें, ठीक है, हो रहा है, शूट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिखाई दे रहा है सब? ना है समझा देना भाई। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। डायग्राम हमें उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको समझ में आ गया। लड़का चला है यहाँ से यहाँ, लड़का चला है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब इसकी कोई डिस्टेंस मैंने मान ली, टोटल डिस्टेंस इसकी मैंने y ले ली। कितनी ले ली बेटा? y। और मैंने माना ये x मीटर चला था यहाँ से, कोई दिक्कत है? तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी? y माइनस एक्स, या फिर हाँ y माइनस एक्स लिख दो इसको, कोई दिक्कत? भाई ये पूरी y है, ये x है, तो ये वाली लिखोगे तो y माइनस एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? दूसरा तरीका भी है, आप इसको पूरा y मान लो और इसको x मान लो, ठीक है, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। एक तरीका और है, आप इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को y मान लो, और पूरी जो डिस्टेंस है वो x प्लस y मान लो, आपके ऊपर है, ठीक है। आप जैसे भी चाहो इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको अगर y लिख लूँ, जैसे आपको तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो ये वाली डिस्टेंस कह दो सर x प्लस वाई होगी। ये तो समझ में आ गया, ये आसान तरीका है, ये समझ में आ गया? कह दो हाँ सर ये समझ में आ गया, ये आसान था, चलो भाई अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्ट आ डायग्राम, देखो जिसमें डायग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो ना, तो उसमें ज़्यादा हर एक चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाया और डायग्राम के बारे में सीधा लिख दो, कंस्ट्रक्ट a rough diagram by given information या फिर गिवन जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन इन क्वेश्चंस, ठीक है, इन क्वेश्चन। समझ गए? क्वेश्चन में जो दिया था उसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, एक इन्फॉर्मेशन लिख ली, ठीक, समझ में आ रही बात? अब बाबू ये देखो कि AG इक्वल टू BF इक्वल टू CE हमने लिखा था कि नहीं लिखा था? कहते हाँ सर लिखा था। गिवन क्या क्या था कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है CD, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो CD वो कितनी दी गई थी? 30 मीटर, ठीक है। एंड हाइट ऑफ बॉय जो है यहाँ CD मतलब लिख देना हाइट ऑफ या टॉल, जब बिल्डिंग है जो भी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है CD। और अगर हाइट ऑफ बॉय की बात करें, हाइट ऑफ बॉय
लड़का, लड़का समझते हो, लड़का, ठीक है। हाइट ऑफ बॉय यानी कि इसको मैंने AG बोल रखा है। ये हाइट ऑफ बॉय AG जो होगी ये किसके बराबर होगी बेटा, CE के बराबर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल है। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर हो जाएगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो देन रिमेनिंग हाइट DE, देन DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DC यानी CD माइनस EC, CD माइनस CE। तो CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू कितनी है, 30 है, एंड 30 माइनस 1.5, तो आपको DE हाइट मिली थी 28.5 मीटर। समझ में आ रही है बात, 28.5 मीटर, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिख लो लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय बी x मीटर एंड रिमेनिंग लेंथ या डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस इज y मीटर, देन टोटल, सारा स्टेटमेंट लिख दो, देन टोटल डिस्टेंस फ्रॉम फुट टू बॉय इज x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर। डायग्राम समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ डायग्राम की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, पूरी समझ में आ गई ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। छोटे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे बेटा, यहाँ बात कर लें इन ट्रायंगल, इसको थोड़ा और स्पेस चाहिए भैया हमको, हम स्पेस वाले बाबा हैं, ठीक है। 30 मीटर है। इन ट्रायंगल, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल DFE, इन ट्रायंगल DFE में कौन सा लगा देंगे हम, tan 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा ये y है तो ये भी y रहेगा, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू होती है √3, देन यू गेट 28.5 बाई y, देन y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये y आ गया बेटा, कहते हाँ सर आ गया समझ में। बेटा एक बार हाइट एंड डिस्टेंस की ये खासियत है, अगर उसका डायग्राम बनाना आपने सीख लिया और डायग्राम को समझ लिया, एनालाइज कर लिया, तो कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान है, बस डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, वो आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, एक ट्रायंगल ये ले लिया DFE, अब एक ट्रायंगल ले लो DGE, कौन सा, DGE, ठीक है। तो DGE ले लिया बेटा, तो DGE में हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28, यानी परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन टोटल लेंथ ऑफ बेस। टोटल लेंथ ऑफ बेस कितनी है बाबू, x प्लस वाई। वी नीड टू फाइंड x, हमें पता करना है कि x कितना मीटर वो चला। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, 28.5 अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, अपॉन x प्लस वाई। देन x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, एंड 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 28.5 √3। अंडरस्टैंड। देन यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आएगा 28.5 √3 माइनस वाई।
अब इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फाइनली सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 28.5 को कॉमन ले लेना, 28.5 को कॉमन ले लेना एंड 28.5 रिमेनिंग हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, इतना मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिख रहा है? ओके, अब यहाँ पर स्पेस तो बचा नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको रफ़ कर दूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको रफ़ कर दूँ, रफ़ करके फिर आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। शॉट मारो, शॉट धिचके आँव से ऐसे, अच्छा वो शूट होता है, हम शॉट कह देंगे। ठीक है, चलो इसको रफ़ करें। ये डायग्राम वायग्राम वाला चीज़ ये तो लिख ही लोगे, इसी को रफ़ करते हैं। चलो, अब उसके बाद जो आया है हमारा वो है x इज इक्वल टू 28.5। बेटा यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 था, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम लोगे तो आएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। ओके, अब यहाँ से बेटा हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3। ओके, अब इसको 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 57 अपॉन √3। कितना आ जाएगा बेटा? 57 अपॉन √3। मल्टीप्लाई करके देख लो, 28 2 56 होता है, 0.5 2 1 होता है, तो ठीक है 1 ऐड कर देंगे 56 में तो 57 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर x की वैल्यू हम निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 57 अपॉन √3। इसको मैं कॉन्जुगेट कर देता हूँ √3 से। डिनोमिनेटर में रूट थोड़ा रूडली बिहेव करता है, इसलिए डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हैं, तो 57 √3 अपॉन में आ जाएगा 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3। देन 3 1 जा 3, 3 19 जा 57, 19 3 57 होता है कि नहीं होता है? कह दो हाँ सर होता है। देन आपकी ये फाइनल वैल्यू आ गई 19 √3। ठीक है, अब फिर से वही बात है, √3 की वैल्यू आप रख देना 1.732 और उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका 19√3 मीटर। 19√3 मीटर, यूनिट जरूर लिखना। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक था, एनसीईआरटी में है, आप देख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ख़त्म करें इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन हिंदी में भी समझा देते हैं आपको कि किसी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग से, ठीक है, किसी बिल्डिंग का किसी टावर के पाद बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के शिखर का बिल्डिंग के पाद बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो भाई बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है, इस तरह के क्वेश्चन में से यही समस्या आती है। तो बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है, तो देखो सबसे आसान तरीका, पहले देखो हमने बना लिया, इतना तो पता है कि कोई छोटा कोई बड़ा है, कोई छोटा कोई बड़ा है, ये तो पता चल गया है। अब कौन छोटा कौन बड़ा ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अगर हम इसको बिल्डिंग ले लें और इसको टावर ले लें, या इसको टावर इसको बिल्डिंग अगर लेते तो वो क्या होता। इन्होंने कहा कि इसके बिल्डिंग के, अगर हम ये वाला करते, ये मैंने बिल्डिंग ले रखी है, टावर ले रखा है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है
30। अभी देखते हैं सही है या गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा वैसे मुझे लग रहा है। और द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। अब बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इसको टावर लिया है, इसको बिल्डिंग ली है, और जब इसको बिल्डिंग उसको टावर लिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से ऊपर जाना चाहिए, तो नीचे जा रहा है, तो इसलिए ये गलत होगा। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा टावर है, और ये जो है ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के फुट से इसके टॉप का कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। समझ गए? हाँ सर अब तो समझ में आ गया। और कह रहे हैं द हाइट ऑफ द टावर इज, द टावर इज 50 मीटर हाइट। टावर की हाइट कितनी दी गई है, 50 मीटर दी गई है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग की हाइट यानी कि मुझे h निकालना है। चलो भाई अब इसका नामकरण कर दो, इस क्वेश्चन को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। नामकरण करते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से समाप्त कर देते हैं। A B C D, जितने बड़े भी हो जाओ पढ़ना यही है, A B C D। इसको एक रेक्टेंगुलर लेंथ अगर हम ले लें तो क्या दिखाई दे रहा है, ये H होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मत करो उसको। सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम डायग्राम को, हमने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन सॉल्यूशन में सबसे पहले जो अननोन वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ए बी को, ठीक है। लेट कर लो, एज्यूम कर लो, जो भी लिखना है लिख लो। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर। हमने h मीटर मान लिया बेटा, कोई दिक्कत है? बाकी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन सब दिया हुआ है, छोड़ो इसको, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में बाबू देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, कह दो हाँ सर 90 डिग्री बन रहा है, समकोण बन रहा है, B पर समकोण है। तब यहाँ पे देखो हमें किसकी ज़रूरत है, बेस की, तो बेस निकाल लेंगे सबसे पहले। tan लगा दो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन AB, 50 अपॉन AB, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन AB। तो यहाँ से आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, ये AB की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, 50√3। अब लेंगे नाउ इन ट्रायंगल AD, हाँ BAD, इन ट्रायंगल BAD। अब BAD में अगर हमने लिया है तो वापस लगा दो बेटा, tan 30 डिग्री, ये कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, tan 30, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू आप रख दोगे 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन AB। तो यहाँ से बेटा वी नो दैट कि AB की वैल्यू तो हमें पता है ही, तो h की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन √3। कोई दिक्कत? कह दो नहीं सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब AB की वैल्यू, अब AB की वैल्यू नाउ h इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी थी, 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3, अपॉन में ये √3 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, यानी कि ये हो गया आपका
ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा h इज इक्वल टू 50/3। 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3 यानी कि 16 होल 2/3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने दोस्तों को शेयर करो जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन बेटा मैं बताऊंगा, बिना कॉन्सेप्ट के बताऊंगा नहीं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इंस्टा से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, जो जहाँ से भी आप पढ़ते हो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और प्रमोट करते रहें, जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहें। माइक वगैरह भी खरीद लेंगे जल्दी, अभी बस नॉर्मली चल रहा है जो भी है, ठीक है। याद रखिएगा, पढ़ाई शिक्षा वो माध्यम है जो आपको ज़िंदगी में सब कुछ दिला सकता है। मन लगाकर पढ़ लो। अभी किसी के माँ बाप बेटा कैसे पढ़ा रहे हैं ये वही जानते हैं, किस लेवल से उठकर आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक लेकर आए हैं वो वही जानते हैं। आप 5G फ़ोन चला रहे हो, 4G चला रहे हो, तो आप शुक्र करो कि आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो और माँ बाप के ही वजह से आपको ये सब मिल पा रहा है, ठीक है। प्रमोट करते रहें बेटा। याद रखिएगा, जीवन में कभी भी अगर कोई भी आपका भला चाहेगा वो आपके माँ बाप होंगे। दुनिया में और कोई भी किसी भी कीमत पे आपका साथ नहीं देगा किसी वजह, बिना किसी वजह के, लेकिन आपके माँ बाप आपकी तकलीफ में भी साथ रहेंगे, आपकी खुशी में भी, गम में भी, हर जगह साथ हैं वो। बहुत सोचने की बात है, सोचनीय बात है कि अगर किसी के माँ बाप साथ नहीं हैं तो उससे पूछो जा कर के क्या तकलीफ़ होती है। उसको अधूरा लग जाता है, उसको सब कुछ, हर एक खुशियाँ उसके लिए अधूरी हो जाती हैं। आप पढ़िए, आगे बढ़िए और मन लगाकर पढ़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, यही उम्मीद लेकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया अगर, तो आप कहोगे सर बहुत लंबी लंबी वीडियो देख नहीं पाऊँगा। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। अभी आपने 4 क्वेश्चन सीखे, इंट्रोडक्शन सीखा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम भी जाएगा। आपको इतना पहले सीखिए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे लेवल बढ़ाएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप क्वेश्चन को कोई भी डाउट हो रहा है क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए, उसका निवारण किया जाएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।